नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन में आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चेतावनी की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने एक चेतावनी दी है कि भारत का जो कर्ज का जो एक तरीके से जो कर्ज है भारत पर, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ऐसी चेतावनी दी है। लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये है कि जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये चेतावनी दे रहा है, वही दूसरी तरफ भारत का जो स्वर्ण मुद्रा भंडार है वो बढ़ा है। भारत का जो एक तरीके से विदेशी जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आई है। यही नहीं, भारत में जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो डॉलर, अगर आज की बात करें तो डॉलर रुपये के मुकाबले, आज जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो तकरीबन 14 पैसे और मजबूत हुआ है। तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये चेतावनी दे रहा है कि भारत का जो कुल कर्ज है 205 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। लेकिन जब हमारी GDP बढ़ रही है, हमारी एक तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, हमारा स्वर्ण भंडार बढ़ रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही, यहाँ तक कि जो रिजर्व बैंक ने आज आंकड़े जो जारी किए हैं वो उसके मुताबिक हमारा जो कुल मिलाकर जो कर्ज के को लेकर जो ये अलर्ट है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। आज मंथन में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी बढ़ती हुई इस देश की इकोनॉमी है उसके पीछे ये अलर्ट या इस तरह की चीज़ें क्या संकेत दे रही हैं, या फिर ये एक रूटीन प्रक्रिया है। मंथन में आज इसी पर चर्चा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। स्टिंग से नीचे का कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो लगातार हमारा बढ़ रहा है, और एक तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो आंकड़े सामने लाए जाएं जो विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर हमने अभी बात की है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो चीज़ें, वो बहुत सारी अर्थव्यवस्था जो लगातार हमारी बढ़ रही है, तो अब एक तरफ जैसे हमारा GST कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो बेहतर हो रही हैं, इतना रिकॉर्ड GST कलेक्शन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है, बहुत सारे स्थितियां परिस्थितियां अगर बदल रही हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, तो इस तरीके के अलर्ट का क्या मतलब। और विपक्ष जो हल्ला मचा रहा है कि भाई बेरोजगारी है, महंगाई है, या मुद्रा का जो आज बहुत सारे विपक्षी दलों ने ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो कुल मिलाकर जो स्थितियां परिस्थितियां उसका जो अलर्ट है उसको लेकर भी बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। लेकिन दोनों चीज़ें ऐसे कैसे मैच कर सकती हैं, ये बड़ा सवाल हो रहा है। और अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर स्थितियां परिस्थितियां अगर वास्तव में बहुत बेहतर हैं तो इस तरीके के अलर्ट ये क्या कहते हैं, क्या इनके पीछे मकसद है, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और इसको लेकर लगातार सरकार ये कहती रही कि भाई इकोनॉमी बहुत तेज हो रही है। इस देश के जो आर्थिक विश्लेषक हैं वो इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि इकोनॉमी तेज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, स्थितियां परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं, और हैं भी, क्योंकि अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, अगर हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, स्वर्ण का मसला है, वो बढ़ रहा है, तो देश तो प्रगति कर रहा है। फिर ऐसे में इस तरीके के सवाल विपक्ष क्यों उठा रहा है, जानबूझकर ये सवाल उठा रहा है क्या विपक्ष? ये क्यों कह रहा है कि भारत पर जो विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ा है? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध, क्या नरेंद्र मोदी का विरोध करके वो इस देश को एक तरीके से डिफेम कर रहा है विपक्ष? ये बड़ा सवाल है। आज इस मसले को लेकर कुछ बात हम जरूर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सांसदों के निलंबन को लेकर पूरे देश भर में आज विपक्षी गठबंधन NDA ने माफ़ कीजिएगा इंडिया वाले गठबंधन ने एनडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया और
जंतर मंतर पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने मुद्दा उठाया कि भाई बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर सरकार बात नहीं करती। विपक्षी नेताओं की जरा बाइट सुनिए। हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं। अमृत आज गलत हाथों में है। इस गलत हाथों से अमृत को वापस लाना है देश की जनता की भलाई के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो सही अमृत काल अगर लाना है तो आज जो अमृत गलत हाथों में पहुंचा, उन गलत हाथों को सत्ता से दूर रखना है, उनको अपने सरकार से दूर रखना है, और ये हमारा संकल्प है। तो आज ये हमारी देशभक्ति का प्रतीक है कि आज हमारे देश की संरक्षण संविधान का और जनतंत्र का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस लोकतंत्र की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं। देश का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करता है वो आपके साथ है। इसी जंतर मंतर पर हमारी बेटियां धरने पर बैठी थी। हमारी बहनी बेटियां जिन्होंने देश को सम्मान दिया, उनको जिस तरह से असम्मानित किया गया, किसानों की बेटियों को जिस तरह सम्मानित किया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि उसके साथ आज सारे हमारे समाज को, किसानों को, हमारे देहात के लोगों को, हमारी बहनों को असम्मानित किया गया। और आप पार्लियामेंट के अंदर किसी की आवाज सुनना नहीं चाहते। आप डर गए हैं, आप भयभीत हैं, आप डर गए हैं कि ये एकता आपके लिए खतरा बन गई है। विपक्षी एकता, विपक्षी नेता ये बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि वो हमारी एकता आपके लिए खतरा बन गई है, लेकिन अभी तक जो विपक्ष है वो एक तरीके से अभी मोदी के खिलाफ या सरकार के को घेरने के लिए रणनीति बना नहीं पाया है, और कैसे 2024 में जाएंगे इसकी रणनीति भी खंड खंड में दिखती, अपनी अपनी बातें, अपना अपना राग डफली है। लेकिन बीच बीच में बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दा उठाते हैं। आरबीआई ने जो आज डेटा जारी किया है वो 15 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में जो डेटा जारी किया है, उसमें विदेशी निवेश में, जो विदेशी निवेश है भारत में, उसमें बहुत जबरदस्त सुधार आया है। विदेशी मुद्रा भंडार 9.11 बिलियन डॉलर बढ़कर अब हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है 615.79 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है, जो उसके पहले हफ्ते में 606.85 बिलियन डॉलर जो इसके पहले वाला हफ्ता था उसमें ये था। तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, निवेश भी बढ़ा। ये लगातार 5वां हफ्ता है जब विदेशी मुद्रा भंडार में ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, तेज उछाल देखने को मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार यानी आज 22 दिसंबर को 2023 को का जो डेटा विदेशी मुद्रा भंडार का जारी किया है, उसके मुताबिक कुल मिलाकर जो हमने आपको बताया, पूरी जानकारी आपको दी कि किस तरीके से ये बढ़ा हुआ है। और यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो बढ़ोतरी के साथ साथ में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो डेटा हमने आपके सामने किया है। यही नहीं, इस दौरान विदेशी करेंसी एसेट्स में भी उछाल आया है और ये 8.34 बिलियन डॉलर से बढ़कर, ये कुल मिलाकर इतना जो 8.34 बिलियन डॉलर से बढ़कर ये तकरीबन 545.04 बिलियन डॉलर पर आ गया है, यानी इसमें भी बहुत उछाल हुआ है। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व, एक वक्त था जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस वक्त हमें अपना विदेशों में अपना सोना गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना पड़ा था उस वक्त। अब
जो देखा जाए तो अब वो जो विदेशी मुद्रा भंडार की ऐसी स्थितियां हमारे सामने नहीं हैं, और जो गोल्ड रिजर्व है उसमें बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक जो गोल्ड रिजर्व है हमारा 446 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ में 47.57 बिलियन डॉलर पर आ गया है। इसमें बहुत काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। एसडीआर 135 मिलियन डॉलर से बढ़कर 18.32 बिलियन डॉलर, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जमा रिजर्व 181 मिलियन डॉलर के उछाल के साथ 5.09 बिलियन डॉलर आ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल की बड़ी वजहों में विदेशी निवेश में जो बढ़ोतरी हुई है, तेजी से हमारे देश में विदेशी निवेश हो रहा है। फेड रिजर्व की जो ब्याज दरें नहीं बढ़ने के फैसले और सरकार का जो फैसला था कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाएं, और साल 2024 में ब्याज दरों में कटौती के संकेतों के बाद देश में विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भारी इजाफा देखने को मिला है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नए वर्ष में विदेशी निवेश में और भी उछाल आ सकता है, यानी कि विदेशी निवेश बहुत बढ़ सकता है। अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन डॉलर के लेवल तक जा पहुंचा था, जिसके बाद ये कुल मिला के बीच में लगातार ये वृद्धि और बढ़ोतरी हो रही है। अब विदेशी मुद्रा भंडार हमारे जो बहुत शीर्षतम लेवल था 2021 में, उसकी तरफ पहुंच गया है, और लगभग थोड़ा ही हम पीछे हैं। डॉलर इनफ्लो में आए उछाल के चलते अगर देखा जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। 22 दिसंबर को जो आज का दिन है, एक डॉलर के मुकाबले रुपया 14% मजबूत हुआ है, और ये 83.14 के लेवल पर क्लोज हुआ। तो ये पूरी कथा काया है। अब मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जो आईएमएफ का एलर्ट किस बात को लेकर है। वो कह रहे विदेशी कर्ज बढ़ा है, तो हमारे यहाँ तो विकास हो रहा है, देश बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, हमारा भंडार बढ़ रहा है, विदेशी निवेश बढ़ रहा है। और एक बात है, अगर हमको अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ ले जानी होगी या हमको ले जाना है, तो फिर हम जाहिर सी बात है कि हम ऋण लेंगे, और ऋण लेके उसका सदुपयोग करेंगे। तो अलर्ट किस बात का? ये कुल मिलाकर आज बड़ा विषय हम मंथन में लेकर आए। हालांकि आर्थिक विषय बहुत क्लिष्ट होता है, इसके जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये सवाल क्यों उठा। ये लगातार आज हमने देखा कि विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर था, और हमलावर किस बात को लेकर हुआ ये बात समझ में नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, अलर्ट को लेकर विपक्ष क्यों हल्ला मचा रहा है। विपक्ष हल्ला क्यों मचा रहा है, इसके पीछे क्या कोई सोची समझी रणनीति है? क्या सरकार को सिर्फ निंदा ही आलोचना करनी है? विपक्ष को क्या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई, जो आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट है उसमें हमारा विदेशी स्वर्ण भंडार बढ़ा है, हमारा विदेशी मुद्रा जो भंडार बढ़ा है, हमारा जो विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी जो बेहतर हुई हैं, हमने आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ में आपको बताया। उसके बाद भी ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कैसे क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अवधेश भार्गव जी, वरिष्ठ पत्रकार, गोविंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हैं, और रोहित अवस्थी अर्थशास्त्री हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं, और शैलेश सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी के नेता और कुछ और लोग भी, हमारे जो आर्थिक एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ेंगे। मैं सीधे रोहित अवस्थी की तरफ रुख करूंगा। अर्थशास्त्री हैं रोहित अवस्थी। चूंकि बहुत सारे पॉलिटिकल बातें, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में अगर देश सही दिशा में जा रहा है तो फिर विपक्ष क्यों हल्ला मचाता है? इस बात को लेकर रोहित जी, आज आईएमएफ का एक अलर्ट आया है, इसको लेकर विपक्षी नेताओं ने बहुत सारे निशाने साधे, तरह तरह की से बातें की, लेकिन आज ही रिजर्व बैंक की जो डेटा जारी किया है, रिपोर्ट आई, उसमें विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, हमारा स्वर्ण रिजर्व बढ़ा है, हमारे यहाँ निवेश, जो विदेशी निवेश है वो बढ़ा है, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। इसको अर्थ की भाषा में एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो देखिए, जो मैं के न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके की डिबेट में उन्होंने रखी, और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, आईएमएफ जो एक संस्था है
वो तरह तरह की टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स देती रहती है जी जिसके वो रेस करती रहती है, कंसर्न अलर्ट जारी करती रहती है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट चीज उनका वो ऐसा नहीं है कि वो कहें कि और वो होता है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने एक कंसर्न रेस किया है, एक अलर्ट बोला है कि जो लॉन्ग टर्म में जो इक्विटीज और जो इंडिया के गवर्नमेंट के जो डेट्स हैं उसको लेकर उन्होंने कंसर्न जारी किया है कि वो हो सकता है कि जीडीपी को क्रॉस कर जाए। और जब हम इतना, ये एक रिस्की जोन होता है जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है, और जिस तरीके से मार्केट बूम पे चल रहा है, चीजें ऊपरी दिशा में है, तो मुझे लगता है कि उस सेंस में ये एक इसको बहुत सीरियस थ्रेट नहीं लेके एक इस थ्रेट पे लेना चाहिए कि कोई रिस्क है जो गवर्नमेंट लेती है, और हमारा जब सारी चीजें सही चल रही है, मार्केट ठीक है, तो ये इतना बड़ा कोई उसमें वो नहीं है, ये क्योंकि ज्यादा तेजी से चीजें जंप हो रही हैं इसलिए ये रिस्क बढ़ रहा है। नहीं, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि भाई ये विदेशी आज विपक्ष इस बात को लेकर, खैर आप चूंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो आपका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, लेकिन विपक्ष इस बात को कह रहा है कि भाई अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले तक जिन प्रधानमंत्रियों ने जो कर्ज भारत पर था उनके दौरान वो 54 लाख करोड़ की बात वो कर रहे हैं। विपक्ष ने जो आज एक तरीके से डेटा जारी किया और उस पर सरकार पर हमला करने की कोशिश की, और वो कह रहे हैं कि अब 205 लाख करोड़ डॉलर ये कर्ज हो गया है। तो अकेले 14 प्रधानमंत्री बनाम एक प्रधानमंत्री, इस तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये उचित है क्या? नहीं, देखिए जिस तरीके से, अब मैंने फिर बोला, ये जिस आप मार्केट में रिस्क ज्यादा लेंगे तो कर्ज ज्यादा होगा। उन्होंने जापान से कर्ज लाए, और जिस तरीके से 91 लिबरलाइजेशन के बाद से ये फर्स्ट टाइम हुआ कि इतना ज्यादा मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पे नई नई कंपनीज आ रही हैं, फॉरेन का चीजें आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक सीधे तौर पे बस ये कह देना कि कंपेयर कर देना, क्योंकि पिछले 10 साल, पिछले 20 सालों 25 सालों से आप कंपेयर नहीं कर सकते। 91 के पहले तो कुछ था ही नहीं। 91 में जब कर्ज ये मार्केट क्लोज डोर इकोनॉमी पॉलिसी से हम ओपन मार्केट में गए, तब से हम अगर देखें तो अब अभी जो सिनेरियो चल रहा है ये ओपन मार्केट का चल रहा है, तो आप कंपेयर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पैरामीटर पे नहीं कर सकते। ठीक बात है। शैलेश सिंह, आपकी पार्टी ने तमाम ढेर सारे आज ट्वीट कर डाले, बयान दे डाले कि बहुत आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं, देश बहुत कर्ज में डूब गया है, इस तरह की बातें कर डाली। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि डेवलपमेंट कितने हुए। आज ही रिजर्व बैंक ने जो डेटा जारी किया है, मैंने आपको सारे डेटा बताया, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, स्वर्ण भंडार बढ़ा, डॉलर मजबूत हुआ, विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है, हम जीडीपी हमारी सुधर रही, हम 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। फिर ये बातें केवल विरोध के लिए, सिर्फ विरोध, क्या ठीक है क्या? शैलेश सिंह अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। शैलेश सिंह, रिजर्व बैंक ने आखिर डेटा जारी कर इस तथ्य को सामने रखा कि हमारा कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, नहीं रिपोर्ट कह रही, शैलेश सिंह रिपोर्ट कह रही, मैंने रिपोर्ट का हवाला दिया। हाँ, वही आरबीआई ने आखिर डेटा जारी किया कि हमारा सब कुछ बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी निवेश, स्वर्ण भंडार, बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं। ऐसा था कि तेल पे हम 3 रुपया टैक्स लेते थे यूपीए सरकार पे, हमारी आमदनी थी 1 लीटर पे 3 रुपया, आज हम 33 रुपया लेते हैं, हमारी आमदनी हो गई 10 गुना। तो हमारा तो रिजर्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, हमारा स्टॉक बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी। हमारा विकास का जो रेशियो है वो रेशियो को हम कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज लेके आ रहे हैं। हम मानते हैं कि विकास बढ़ रहा है, मगर विकास 5 गुनी तेजी से बढ़ रहा है, सरकार की आमदनी 10 गुनी तेजी से बढ़ी है। फिर ये जो हम विदेशी कर्ज ले रहे हैं, ये पैसा कहां जा रहा है? क्या सरकार किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रही है? आरबीआई चेतावनी दे रही है कि ये जो कर्ज आ रहा है, हमारे बच्चे उसको चुकता कैसे करेंगे? आखिर ये तो हमारे IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अलर्ट है,
और वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने समय समय पर, जैसा कि अभी रोहित जी अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं समय समय पर वो देते रहते हैं, लेकिन अगर 1991 से पहले देखें तो हमारे देश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। ओपन इकोनॉमी 91 में नरसिंह राव की सरकार में आई, उसके बाद चीजें बढ़ी। तो अब अगर हम अपनी योजनाओं के लिए कर्ज ला रहे हैं, मान लीजिए हम कोई उद्यम करते हैं, तो हम उद्यम के लिए कर्ज अगर लेते हैं और उसका रिपे करते हैं और अपने उद्यम को बड़ा करते हैं, तो फिर इसमें कहाँ डूबने हैं, उसकी कहाँ बात आ गई? चौहान जी, विकास हम देख रहे हैं कि ये पैसा अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो विकास में लग रहा है। जब हम 10 गुना तेल का दाम वसूल रहे हैं तो वो 10 गुना विकास भी शरीर हमारे पटल पे नहीं दिख रहा है। हमारे देश का विकास 10 गुना नहीं दिख रहा है जो मनमोहन सिंह के टाइम में था विकास का स्तर, और ऊपर से जाकर के हम 1,55,000 करोड़ रुपए मात्र 9 साल में ले चुके हैं। तो ये हमें सोचने की विषय है। अरे भाई, इस बात को भी आप कैसे इनकार कर सकते हैं? बहुत सारे पुल, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, बहुत सारी योजनाएं, रेल, बहुत सारी योजनाएं इस सरकार भी लेकर आई, तो पैसा ही तो लगेगा ना उनमें। बिना पैसे के क्या काम होगा? हम इस बात से कहीं इनकार नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस भी इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि विकास में पैसे नहीं लग रहे हैं, मगर जब हम 10 गुना तेल से आमदनी कर रहे हैं, हमारे जो पहले पूर्व सरकार की आमदनी थी 3 रुपए तेल पे टैक्स था, आज 33 रुपए तेल पे टैक्स है, मतलब 11 गुना टैक्स हम पे ज्यादा है। कर्ज का बोझ जो है आम जनता पे वो ज्यादा पड़ रहा है। फिर जाकर के विकास का रेशियो 5 गुना तेजी दिख रहा है, और जाकर के ये कर्ज जो आ रहा है, आखिर ये पैसा जा कहां रहा है, किनके जेब में जा रहा है? ये जा रहा है उन उद्योगपति के जेब में। जैसे जी न्यूज के चंद्रा जी को 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, कभी किसी उद्योगपति अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। कई मान लीजिए किसी का उद्योग गड़बड़ हो रहा है तो ये तो सरकार की नीति पॉलिसी होगी। ये किस जा रहा है? ये आम जनता की जेब से जा रहा है, ये कर्ज के द्वारा वो चुकता किया जा रहा है। आज एनपीए का रेशियो काफी बढ़ गया है, ये पैसा जाएगा कहां? ये पैसा उन्हीं कर्ज से, विदेश से हम कर्ज ले रहे हैं अपने उद्योगपतियों, एनपीए। चलिए मैं एक छोटा सा जवाब मैं रोहित अवस्थी इस पर ले लेता हूं, फिर मैं अवधेश भार्गव के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित अवस्थी, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाई ये तो सब कर्ज लेके बांटे दे रहे हैं, क्या ऐसा संभव है क्या? मेरी तो बात समझ में आ नहीं रही है। जो रिपोर्ट है उसमें आप अगर देखेंगे तो केवी सुब्रमण्यम एक इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईएमएफ में, वो खुद उस आईएमएफ की रिपोर्ट से डिसएग्रीड है। उन्होंने ये बात बोली है कि ये जो रिपोर्ट है ऐसा एक कहीं ना कहीं एक बायस्ड रिपोर्ट प्रतीत हो रही है आईएमएफ की इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में। तो ये ऐसा सीधे तौर पे कह देना कि वहां से टैक्स लिया और यहाँ के भारतीय बिजनेसमैन को दे दिया, ये तो कोई मतलब तो की नहीं है। यहाँ के बिजनेसमैन आज जो पहले ट्रेडर से मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं, विदेशों से कंपनियां हायर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये आप कह दें कि यहाँ बांट रहे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है, रेल प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स बहुत हाई स्पीड में चल रहे हैं, तो ये उसी में जा रहा है ये पैसा। ठीक बात है। अवधेश भार्गव जी, आर्थिक स्थितियां, बहुत सारी चीजें, जो रिपोर्ट्स हैं, हम तो भाई रिजर्व बैंक को ही मानेंगे, और जिस तरीके से अर्थशास्त्री अभी रोहित अवस्थी कह रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, जो पहले नौकरी करता था वो फैक्ट्री लगा चुका, जो दुकानदार है वो फैक्ट्री मालिक हुआ, तो डेवलपमेंट तो हुआ है, और डेवलपमेंट में पैसा लगेगा। अवधेश अवस्थी जी, जब सरकार की आमदनी 10 गुना, मैं आऊंगा, मैं शैलेश जी आऊंगा, मैं अभी आपको लूंगा। अवधेश भार्गव जी के पास जा रहा हूं। जी देखिए, ऐसा है, अभी जैसा रोहित अवस्थी जी ने कहा वो भी कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, और जैसा शैलेश जी ने कहा वो भी कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। पहले प्राइस इंडेक्स इतना नहीं था। आप इधर टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स एक्सेस हुआ है, तो आप प्राइस इंडेक्स भी देखें, प्राइस इंडेक्स कितना बढ़ा है। जो चीज 10 रुपए में थी आज वो 20 और 25 रुपए की है, तो टैक्स का रेशियो भी उतना बढ़ा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकारों ने जो विकास योजनाएं बनाती है, विकास इसलिए नहीं दिख रहा है, विदेशी कर्ज आ रहा है लेकिन विकास की रफ्तार उतनी नहीं दिख रही है, क्योंकि जब तक वो उसका प्रोजेक्ट चालू होता है तब तक उसकी कॉस्ट और बढ़ चुकी होती है। जो 1 लाख में ये बताते हैं वो 10 लाख में जाकर के प्रोजेक्ट पूरा होता है।
तो इसलिए विकास नजर नहीं आ रहा है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, ये जो मुफ्तखोरी की आदत है, ये योजनाबद्ध नहीं। देखिए, बजट दो तरीके होते हैं, एक प्लान होता है, एक नॉन प्लान होता है। योजनागत बजट होता है, एक गैर योजनागत होता है। तो गैर योजनागत के लिए कुछ रिजर्व रखा जाता है और योजनागत के लिए तो जो आप अप्रोक्सीमेट तो उसका एस्टिमेट तैयार करेंगे वही होगा। तो कुल मिला करके जो एस्टिमेट होता है, लागत उससे कई गुना बढ़ जाती है और इसलिए बाजार से कर्ज लेना पड़ता है। उसके बाद आप दरियादिली दिखाते हैं, आप जो एनपीए खाते हैं उनको माफ कर देते हैं, आप उनसे वसूल नहीं कर पाते हैं, आप सबसे टैक्स नहीं वसूल कर पाते हैं। आप देखिए टैक्स पेयर्स की कितनी संख्या बढ़ी है। यूपीए सरकार की, अभी हमारे सिंह साहब कर रहे थे, यूपीए सरकार में जितने इनकम टैक्स पेई जो नफर थे, आज उससे 10 गुना टैक्स पेयर बढ़ गए हैं। तो आपका टैक्स भी तो ज्यादा आ रहा है, फिर भी आपका कर्ज बढ़ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं होल्स हैं जो डायरेक्ट ट्रेस पास कर रहे हैं, यानी आपकी आमदनी, आपकी जीडीपी। दूसरी बात, जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी आम लोगों को नहीं पता कि जीडीपी क्या होती है। भाई, मनी जितनी ज्यादा सर्कुलेट होगी जीडीपी उतनी बढ़ेगी। आप मनी सर्कुलेट तो होने ही नहीं दे रहे हैं, आप बेरोजगारी तो दूर कर ही नहीं रहे हैं। आप उनको रोजगार दें, वो रोजगार करेंगे। जैसे मैंने एक गाय पाल ली, उससे जीडीपी नहीं बढ़ेगी। वो गाय अगर कसाई खरीद लेता है, उसको काटता है, उसकी हड्डी बेचेगा, उसका चमड़ा बेचेगा, वो बाजार में मनी सर्कुलेट होगी, उससे जीडीपी बढ़ेगी। तो पहले तो आप शिक्षित करिए अपने लोगों को कि जीडीपी समझें कि जीडीपी क्या होती है। उसके बाद जनता के ऊपर आप ये जो कर्ज लेते हैं, इसका भार जनता पर आता है, टैक्सेस बढ़ाते हैं। आप स्थानीय निकायों को देख लीजिए, सभी प्रदेशों में सबने टैक्स बढ़ा दिए। आपके घर के दरवाजे में अगर कारपोरेशन का बिजली का खंभा लगा है तो आपके प्रॉपर्टी टैक्स में वो लाइट टैक्स जुड़ता है, यानी रोशनी रोड पे हो रही है और टैक्स मकान मालिक से ले रहे हैं। तो आप ये विसंगतियां भी दूर करिए। आप इनके ऊपर बोझ लगाते जाते, ऊपर से कहते हैं कि हर आदमी पैदा होने वाला बच्चा इतने हजार करोड़ का, इतने हजार रुपए का कर्जदार होकर के पैदा होता है। तो कुल मिलाकर के पहले इस अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा और अर्थशास्त्र को समझने के बाद जो भी प्रोजेक्ट बने उनकी कास्ट न बढ़े, इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और कम से कम जो सक्षम लोग हैं, जिनके ऊपर कर्ज है, उनको कर्ज माफ करने से आदत अपनी बद सुधारना पड़ेगी। और जो मुफ्त आप बांटते जा रहे हैं, तो कम से कम इसमें आप सुधारिए और आम लोगों को कर्ज से मुक्ति दिलाइए। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात भार्गव जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको समझना होगा। ठीक है, टैक्स बढ़ा है, डेवलपमेंट हमारे हो रहे हैं, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट कास्ट, अगर आज कोई हम प्रोजेक्ट कम करते हैं, मतलब उसको कंसीव करते हैं, तो उसकी प्रोजेक्ट कास्ट अगर हमने देर की तो वो बहुत बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट, जो बहुत पुराने प्रोजेक्ट थे, जो जिनकी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उनको जल्दी से पूरा करने के काम भी किए गए हैं, ऐसा नहीं है। और वो काम जल्दी जल्दी हुए हैं। और अब समयबद्धता भी हो गई है कि भाई अगर आप शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण कब करेंगे, उसी के साथ में उसकी भी तिथि बताने का जो चलन शुरू हुआ है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन अभी जैसे अर्थशास्त्री कह रहे थे रोहित जी कि जो IMF में भारत के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि दुराग्रही रिपोर्ट है भारत के प्रति। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस देश के जाने माने वरिष्ठ संपादक, आर्थिक विश्लेषक, राजनीतिक पत्रकार आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। भदौरिया जी, आज हमने आपको आमंत्रित किया है। एक IMF की रिपोर्ट, एक अलर्ट, बल्कि कहिए IMF ने एक अलर्ट जारी किया है विदेशी कर्ज को लेकर। लेकिन आज ही रिजर्व बैंक ने एक डेटा जारी किया है। वो कह रहे कि भाई हमारे यहाँ तो स्वर्ण भंडार बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, विदेशी निवेश बढ़ा, डॉलर मजबूत हुआ। हमारी इकोनॉमी है, भविष्य में आने वाले जो सप्ताह में या आगे वर्ष में वो बहुत तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रही है। और अभी रोहित अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस वक्त नहीं है, वो आर्थिक विश्लेषक बल्कि अर्थशास्त्री हैं। रोहित कह रहे थे कि वहाँ जो IMF में
भारत की तरफ से जो डायरेक्टर नियुक्त हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को दुराग्रही बताया है। तो जब विकास हो रहा है तो एक तो IMF को ऐसी दुराग्रही रिपोर्ट देने की क्या जरूरत, और विपक्ष भी दुराग्रही रवैया अपना रहा है जैसा कि बीजेपी का आरोप है। आलोक जी। दो चीजें हैं गोविंद जी। पहला ये कि अगर विदेश की कोई रिपोर्ट अगर आपके पक्ष में होती है तो भारत विश्वगुरु हो गया, भारत का डंका बनने लगा, भारत डंकापति हो गया, पहला। दूसरा, अगर रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, सारी रिपोर्ट हमारी दुराग्रही है। बिल्कुल ठीक, मान लिया मैंने सब कुछ दुराग्रही है। तो सवाल अब यही बात आती है कि जब आपका जो कर्ज था वो आपके पास 55 लाख करोड़ था जब आपने सत्ता संभाली, अब वो आपका इस समय हो गया है 175 लाख करोड़। और अगर उसमें ये इस साल की 2024 तक की अगर वो हम मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है अगर इसको पूरा लेके चले तो ये लगभग पहुंचने जा रहा है 1,70,000 करोड़। अब 170 लाख करोड़, सॉरी, तो 170 लाख करोड़ का आप ये ब्याज का अगर आप ये भुगतान की भी अगर बात करें तो आप ये मान करके चलिए कि इस समय हम जो भी पैसे कमा रहे हैं उसमें लगभग करीब 42 पैसा इसके ब्याज के भुगतान में चला गया। अब बचा बाकी में आप क्या करेंगे? इससे निपटने के मैं चलिए आपके आरोप तक ही अभी सीमित रहता हूं। भारतीय अखबारों ने जिस तरीके से इसकी रिपोर्ट को छापा है, केवल एक ही अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड जिसने इसको बहुत ढंग से छापा है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो, उसने पूरा छापा है कि भारत को दो चीजों से बचना चाहिए। पहला, RBI ने जो फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए जो एक एक्सचेंज जो होता है ना, रुपए के जो वैल्यू होती है डॉलर के सापेक्ष जो रुपए की जो कीमत है उसको एक ही लेवल पर स्थिर करने की कोशिश की है और आवश्यकता से अधिक RBI ने डॉलर बाजार में डाले हैं, यानी एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरफेयर किया है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से उचित नहीं। ये IMF का नटशेल में एक चीज है, यही नटशेल है। लेकिन भारत के अखबारों ने छापा है कि भारत बड़ा परफॉर्मर है। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के उनको डेटा जारी हुआ, काफी लंबा चौड़ा है डेटा है हमारे पास जी, उतार दिया गया, ये परसों ही उतार दिया गया था, मतलब उन्होंने काफी चीजें कर ली, कल के अखबारों में छप भी गया है। वो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या FDI आपके पास में आ रहा है। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कर्ज चुकाने की क्षमता कैसे होगी। पहला, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत, मुख्य तौर पे यह सिद्धांत होता है कि कोई भी देश अर्थव्यवस्था में तभी तरक्की कर सकता है जब वो निर्यातोन्मुखी जब वो काम करे, जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर वो कंट्री बनेगी तभी वो आगे बढ़ पाएगी। एक्सपोर्ट का क्या हाल है? एक्सपोर्ट का हमारा इस साल 2023 में जनवरी को छोड़कर लगातार नीचे जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है तो आप ये मान करके चलिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आप एक्सपोर्ट के मामले में पिछड़े। अब एक्सपोर्ट के मामले में पिछड़ने को ये दूसरे तरीके से समझाते हैं, हमारा व्यापार घाटा कम हो गया। भाई जब आपका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, आपका इंपोर्ट निश्चित तौर पे ज्यादा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों घटा ना, तो आपका ट्रेड डेफिसिट तो अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर हम लोग जुलाई से नवंबर के बीच में अगर हम बात करें तो मैं अभी वही अगर डाटा देख रहा था, जुलाई से नहीं फाइनेंशियल ईयर के ले लेते हैं, अप्रैल से नवंबर, अभी पब्लिक डोमेन में यही डाटा है। पब्लिक डोमेन में ये डाटा, उसके मुताबिक हमारा एक्सपोर्ट हुआ है $278.8 बिलियन अप्रैल से नवंबर के बीच में। इंपोर्ट हुआ है $445.15 बिलियन। अब जो हमारा जो एक्सपोर्ट है इसमें अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले करीब लगभग 6.5% की गिरावट है, और अगर इंपोर्ट में गिरावट है वो 8.67। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी हमारा कम हुआ। जाहिर सी बात है, जो हमारा इंपोर्ट भी कम होगा तो वो भी कम होगा, तो वही हमारा घट के आ गया करीब 12.8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमको एक्सपोर्ट का मौका नहीं मिल रहा है, तो अब हम कैसे करेंगे, भुगतान कैसे करेंगे? सवाल तो पैसे आने चाहिए ना, पैसे कैसे आएंगे? दूसरा तरीका है कि आपकी जो पब्लिक कंजम्पशन है, इंटरनल जो आंतरिक जो खपत है, हम आंतरिक खपत की बात करें तो आंतरिक खपत के आधार पर कोई भी देश कुछ समय के लिए सस्टेन करता है
थोड़े समय के लिए सस्टेन करता है और फिर वो चला जाता है स्लो ग्रोथ रेट पे। जो स्लो ग्रोथ रेट बोली जाती है, मतलब धीमी विकास दर, वो विकास दर मानी जाती है 4 से 5% आलोक जी के कंप्लीट बीच में। करिए, फिर मैं दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा। अभी कुछ 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी ले लूं। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई आधार नहीं है तो शक्तिकांत दास साहब कोई भी आंकड़े दें। एक आंकड़ा ऐसा होता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। और एक हमारे आपके पैनलिस्ट साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आपने भी विषय अभी मैंने बीच में सुना, तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद मैं सेकंड राउंड के लिए जाऊंगा। हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो करीब 36.96 माह की देरी से चल रहे हैं। और ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। और ये वो उन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट है जो 150 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट है, ये उन्हीं की मॉनिटरिंग करते हैं जी। हमारे पास 1 साल से लेट करने वाले 194 और 5 साल की देरी वाले 123 प्रोजेक्ट हैं, जिनकी लागत बढ़ चुकी है 4,77,280 करोड़। तो ये तो हमारी ये है कि आप चाहे कितना भी ढोल पीटे कि हम बहुत निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, आपको एक कंगूरे में आपको व्हाइट वॉश कर पीओपी कर चमका दिया जाता है। कुल मिलाकर जो देश की स्थिति है कि आपके इतने प्रोजेक्ट हैं, आप अगर इतना अच्छी काम कर रहे हैं, इतनी अगर गवर्नेंस अच्छी है, अगर ये गवर्नेंस अच्छी होती तो 4,70,280 करोड़ रुपए आप बचा लेते। प्रोजेक्ट अगर समय पे क्रियान्वित कर देते, तब चुकाएंगे कैसे? बड़ा सवाल यही है। इसी सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, 2 अलग अलग तरीके की बातें हैं। अभी आलोक जी को आपने सुना होगा, विपक्ष के लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आज विपक्ष ने IMF की रिपोर्ट को लेकर हल्ला मचाया, काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आई। वो कह रहे हैं देश कर्ज में डूब रहा है, लेकिन रिजर्व बैंक का डेटा तो हमारे देश में खुशहाली बहुत सारी बातें कहता है। और अगर हम तो भाई रिजर्व बैंक के डेटा को ही मानेंगे, तो ये कौन सी परिस्थितियां हैं? देखिए, कुछ लोगों को विदेशी रिपोर्ट ज्यादा पसंद आती है और अलग अलग समय पे अलग अलग रिपोर्ट को लेकर हंगामा भी करते हैं और गलतफहमी फैलाते हैं, सब जानते हैं। और रही IMF की रिपोर्ट, तो आप दूसरी जो बड़ी इकोनॉमी है उनको अभी देखिए, उनका कर्ज कितना है, GDP कितनी। अभी भी हमारी GDP ज्यादा है, कर्ज कम। जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। रही बात तो जो रिजर्व बैंक का डेटा है, वो एक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, हमारी इकोनॉमी का एक सही चित्रण है, क्योंकि उसमें हमारी इकोनॉमी के जो डिटेल डेटा दिया गया है, रियलिटी उपस्थित की गई है, तो हमारे पर्सपेक्टिव से की गई है, देश के पर्सपेक्टिव से की गई है, और उसको ही हमें आधार मानना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर रिजर्व बैंक ऑथेंटिक है तो उसी को माना ही जाएगा। इस देश में तो रिजर्व बैंक ही ऑथेंटिक है। जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि यहाँ पे इतने डिले हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और कंजम्पशन से नहीं चलता। हम सब जानते हैं जो इंडियन इकोनॉमी है कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी। हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, मेजर एक्सपोर्ट है। पहले मैन्युफैक्चरिंग में काफी पीछे थे, पर्टिकुलरली जो टेक्निकल और हार्डवेयर रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है। आज मेक इन इंडिया के तहत वहाँ पे बिलियंस ऑफ द डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है। आईफोन पहले हम, और भी फोन पहले हम 100% शुद्ध रूप से इम्पोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व हमारे यहाँ पे बने हुए आईफोन का उपयोग कर रहा है, यहाँ से सैमसंग के फोन का उपयोग कर रहा है। ये एक मेक इन इंडिया और सरकार की उपलब्धि है। सरकार से पहले ऐसा नहीं था, हम इम्पोर्ट करते थे। आज टेलीकॉम प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ पे बनाना है, इवन चिप बोर्ड्स, इवन मदर बोर्ड्स, जो कंप्यूटर वट एवर काइंड ऑफ द इंटेलिजेंट डिवाइसेज आते हैं उनमें यूज होते हैं, उनको अपने देश में बनाना है। उसके लिए फोकस रूप से R&D लैब को एस्टेब्लिश किया गया है, उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उनको जगह दी जा रही है, और काम शुरू हो गया। बहुत जगह हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। आज डिफेंस हमारा एक्सपोर्ट करता है, डिफेंस 100% इम्पोर्ट करता है सर। आज डिफेंस सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनियों के द्वारा प्रोड्यूस करा रहा है और बहुत सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग नकारात्मक होने की बजाय, जो विदेशी रिपोर्ट के आधार पर मिलते हो जाते हैं, पहले अपने इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट को देखें, एनालाइज करें, और फिर अपनी जो इकोनॉमी है उसके चित्रण को देखें। आज हमारी इकोनॉमी अच्छी है, इसका एक उदाहरण आपको लोगों की प्रत्यक्ष रूप से पता चलेगा। आज जो पॉजिटिविटी है लोगों में, आज जो आशा है,
आज जो कि भाई हाँ मैं कोई काम शुरू करूंगा, स्टेब्लिश कर सकता हूँ, माहौल है, अगर मेरे में करने की क्षमता है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, किसी भी तरीके की फील्ड में चले जाइए, अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर स्किल है, आपके पास मन है, प्रतिबद्धता है, तो सरकार हर तरीके से आपको फैसिलिटेट कर रही है। आपको लोन देने में फैसिलिटेट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटेट कर रही है, कंप्लायंसेस में जो देरी होती थी उसमें आपको फैसिलिटेट कर रही है, इंसेंटिव दे रही है। तो ये सब चीजें दिखाते हैं। और हमारी और जो इंटरनेशनल एजेंसियां ग्रोथ रेट भी जो प्रोडिक्ट कर रही हैं उसमें भी भारत सबसे आगे है। और जो फूड इन्फ्लेशन पूरे विश्व में अनकंट्रोल्ड है, वो फूड इन्फ्लेशन भारत में सबसे ज्यादा कंट्रोल में है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, 140 करोड़ लोग होने के बावजूद हमारे यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। ये सब दिखाता है कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग सरकार होने की वजह से, कमिटेड गवर्नमेंट होने की वजह से। शर्मा जी कंप्लीट करिए, फिर मैं दूसरे चक्कर में आपके पास आता हूँ। शर्मा जी कंप्लीट करिए, फिर मैं गोविंद वर्मा जी के पास जाऊंगा, दूसरे चक्कर में फिर आता हूँ आपके पास। शर्मा जी। हाँ जी, फर्स्ट राउंड मेरी तरफ से कंप्लीट है जी। शर्मा जी ने जो कुछ कहा, गोविंद वर्मा जी आप व्यापार जगत से भी जुड़े हुए हैं और वस्तु स्थिति परिस्थिति, जैसा कि अभी बीजेपी के नेता ने कहा कि भाई हमें अपनी संस्था पर ट्रस्ट करना चाहिए, जो विपक्ष है उस पर हल्ला मचाने लगता है, कहीं की एक रिपोर्ट आ गई तो विदेश पर ज़्यादा ट्रस्ट है और रिजर्व बैंक पर नहीं ट्रस्ट है। एक्चुअल व्यापार की स्थिति परिस्थिति तो बेहतर है गोविंद वर्मा जी। दुर्गेन जी, अब हम सरल भाषा में बात करेंगे, ये सब लोग टेक्निकल बातों पर जा रहे हैं, बहुत सरल भाषा में जी। मान लीजिए कि हम कर्जा लेकर के और 10 दुकानें खड़ी कर दें, उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, और अब कर्जे के बाद अगर मेरे पास माल नहीं है तो हम उसका टर्नओवर कैसे करेंगे, उस कर्जे का भुगतान कैसे करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है देश में, आप कर्जा ले रहे हैं, अभी आपने गोल्ड बांड जारी कर दिए, गोल्ड बांड जारी कर दिए, पैसा इकट्ठा कर लिया आपने, अब आपको गोल्ड खरीदना भी है तो आप विदेशों से गोल्ड लेंगे भी, और वो अगर रिजर्व फंड में रख लिया तो आपने समझा हमारा राजकोषीय जो है अब घाटा नहीं, हमारे पास तो सरप्लस हो गया सोना। इस चीज को हम नहीं मानते हैं। अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि हमारा इंपोर्ट बहुत हो रहा है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इस समय आपको बताएं सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ज्वेलरी लाइन में एक्सपोर्ट होता था डायमंड का, और वो टोटल सूरत से होता था। टोटल जो है इस समय मैन्युफैक्चरिंग सूरत से डायमंड बंद कर दिया गया है। कोई भी विदेशों में जाने निर्यात जो हो रहा था वो टोटल अमेरिका, जापान, कनाडा इन्होंने बंद कर दिया। एक साथ मिलकर के कोई भारत का हम जो है डायमंड नहीं खरीदेंगे, उसके कारण पर गहराई पर कभी हम जाएंगे। तभी तो देखिए प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े जो डायमंड के बहुत बड़े एक तरीके से संस्थान का भी उन्होंने उद्घाटन भी किया है कि भाई उस तरीके उस क्वालिटी का डायमंड बने, तभी तो ये प्रयास किए जा रहे हैं कि और बेहतर हो। गोविंद वर्मा जी नहीं, जब आप जाएंगे, मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता रहता हूँ, किसी भी शहर में चले जाइए, पहले अगर 1000 दुकान होती थी तो 990 दुकान चला करती थी, सबके पास टर्नओवर था। आज आप चले जाइए, केवल मात्र उस 1000 में मात्र 10 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं अपना, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं। और उसी 10 में एक आदमी अरबपति खरबपति है, वो उसने अगर एक कर लिया और उससे प्रधानमंत्री से आकर के उसका फीता कटवा दिया और उन्होंने टीवी पर तारीफ कर दी, तो उसको हम व्यापार नहीं मानते हैं। व्यापार को हम तब मानते हैं कि 1000 अगर दुकानें हैं और 900 दुकानें टर्नओवर कर रही हैं, चल रही हैं, उनका लाभान हो रहा है, तो हम उसको व्यापार मानते हैं। व्यापार इस देश में 90% ठप चल रहा है जी। आप पता लगाएंगे ग्राउंड लेवल पे। हम कोई पार्टी विशेष बात नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं सरकार का भी, लेकिन वास्तविकता का बखान कर रहा हूं आपके चैनल पर। ठीक है खेमचंद वर्मा जी, गोविंद वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा, वो कह रहे हैं कि व्यापार को लेकर उन्हें जो चीजें कही उस पर आप क्या जवाब देंगे इनको? खेमचंद शर्मा है, वर्मा नहीं है, लेकिन आप ओबीसी बना रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, मैं आपको शर्मा ही कह रहा हूँ। गोविंद वर्मा जी ने ये सवाल उठाया है, अगर आपने जो सुना होगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं कतई कोई किसी का गोत्र परिवर्तित करने के लिए नहीं बैठा हुआ है।
सुनने में आया होगा इशू जो फोन पे है। देखिए जो वर्मा जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं आसान भाषा में, लेकिन आसान भाषा में बड़े लग रहे हैं आवाज से, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कर्ज अगर लिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में एक मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है, वो रोजगार पैदा करती है, वो और इकोनॉमिक हैपनिंग पैदा करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की खुद वैल्यूएशन इंक्रीज होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप पुल ही बना लो, आज अगर वो 100 रुपए में बन रहा है, 5 साल बाद बनाओगे तो 1000 रुपए में बनेगा, और उसको यूटिलाइज आप 25 साल 30 साल तक कर रहे हो। तो ये चीजें कि कर्ज लेके फिर उसको रीपे, और रही बात इंडियन गवर्नमेंट का डिफॉल्ट नहीं हुई है, इंडियन गवर्नमेंट की रीपेमेंट की जो पावर है वो लगातार बढ़ रही है। हमारे पास जो फॉरेक्स है वो एक रिकॉर्ड लेवल पे है। तो ये कह देना मतलब आप अलग तरीके से उल्टा उल्टा कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा लोगों को कंफ्यूज मत करिए, लोगों के विश्वास को मत तोड़िए, राजनीति करिए, लोगों के विश्वास को मत तोड़िए। इकोनॉमी में आज युवा का विश्वास है क्योंकि वो अच्छा कर रही है। आज कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास स्किल है तो अपना काम शुरू कर पा रहा है, और उसको एम्पल ऑफ द अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, इसका ही लिमिट, और ये प्रूव हो रहा है। जिन सेक्टर में हम बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, आज उन सेक्टर्स में हम लीड कर रहे हैं, और इसका कारण है गुड गवर्नेंस, इसका कारण है सपोर्ट, इसका कारण है माहौल, इसके कारण है एक इकोसिस्टम का बनाना। वो इकोसिस्टम हमने बनाया है, इकोसिस्टम इस सरकार ने दिया है, और उसकी वजह से ये सारी चीजें चल रही है। और भारत की जो इकोनॉमी है सिर्फ एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, शायद कंजम्पशन ड्रिवन है। हमारे यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, हमारे यहाँ पे खुद कंजम्पशन है। अगर हम प्रोड्यूस करके अपने लोगों की भी पूर्ति करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, और फिर उसके ऊपर हम एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट आज वो चीज भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, तो पहले हम सिर्फ 100% विश्व रूप से इम्पोर्ट ही करते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग डिफेंस के आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम ज्यादातर सिर्फ सर्विस पे निर्भर रहते थे, और इसके अलावा हमारी बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो एनआरआई है वो रेमिटेंस बेस्ड है, ये कह देना। और अभी एक हमारे महोदय कह रहे थे कि जो व्यापार घाटा कम हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि इम्पोर्ट कम हो गया। तो अच्छी बात है, बुरी बात है, इम्पोर्ट कम हो, इसका मतलब जो कंजम्पशन है वो उतनी कम हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी जो जरूरत है वो अपने आप से पूरी कर रहे हैं। तो व्यापार घाटा कम होना ये तो हर एंगल से अच्छी बात है, और हर एंगल से ये पॉजिटिव है। किसी भी एंगल से आप इसको गलत प्रूव कर ही नहीं सकते। आपने प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन आपने खुद ही अपने आप को गलत प्रूव कर दिया। ऐसा इतना भी आप इसको किसी भी एंगल से गलत नहीं कह सकते। ठीक है, इम्पोर्ट कम हुआ है, इसका मतलब हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह के पास मैं जा रहा हूं। शैलेश सिंह, बहुत सारी चीज़ें तो साफ हो गई, लगभग सारी चीज़ें इस चर्चा में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते रहेंगे आप लोग, के मतलब नेगेटिविटी फैलाएंगे? बीजेपी के लोग करेंगे भाई अब लगातार नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं। अरे देश को काहे इतना नकारात्मकता से भर रहे हैं आप लोग? खिमचंद शर्मा जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब हमारा पिछले वित्तीय वर्ष से सकल घरेलू उत्पाद हमारा घटा है, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ रहा है? कृपया खेमचंद शर्मा जी ये बताने का कष्ट करेंगे। हम अगर सैमसंग का फोन बना लेते हैं, आईफोन बना लेते हैं, तो क्या देश तरक्की कर रही है? सकल घरेलू उत्पाद क्षमता जब हमारा गिर रहा है, तो किस आधार पर खेमचंद शर्मा जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं आगे? किस आधार पर खेमचंद शर्मा जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है? हम गोल्ड का बॉन्ड बेच रहे हैं और उसी बॉन्ड के पैसे से हम खरीद रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हमारा गोल्ड का स्टॉक बढ़ रहा है। तो ये सपना दिखाने वाली बात जो चल रही है, और हमारा आने वाला भविष्य जो गर्त में जा रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य जो गर्त में जा रहा है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं, उस बात की चर्चा खेमचंद शर्मा जी ने अभी तक नहीं किया। तो हम जो आखिर 1,55,000 करोड़ रुपए जो 9 साल में मोदी सरकार ने लिया है, ये पैसा गया कहां? इस बात की जवाबदेही बीजेपी के किसी नेता नहीं लेते, कोई भी नेता नहीं। ठीक है, मैं शर्मा जी से पूछ लेता हूं। शर्मा जी, ये सवाल ये पूछ रहे हैं, जरा इसका जवाब दे दीजिए इनको। मित्र का समझ में नहीं आया कौन सी इकोनॉमिक किस कॉलेज से पढ़े हैं। एक होता है कि नेगेटिव माइनस में जीडीपी जा रही है, तो हमारी इकोनॉमी इन कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस समय डिक्लाइन कर रही है। क्या नेगेटिव में है? नहीं। क्या हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे ज्यादा नहीं है? जो टॉप इकोनॉमी उसमें सबसे ज्यादा है।
तो कैसे नेगेटिव हो गया? अरे भैया इंक्रीमेंटेड है, अगर चलो हो गया, पिछली बार 8%, इस बार यदि 7.5% है, किसके यहाँ? इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। 7.5% मतलब जो इंक्रीमेंटेड ग्रोथ है पिछली ग्रोथ से थोड़ी रेशो कम रहा है, लेकिन ये ऑन टॉप ऑफ लास्ट ईयर है। क्या तुम बोल रहे हो? मतलब ग्रोथ हुई है, जबरदस्त ग्रोथ हुई। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, आप उल्टा सुल्टा पता नहीं समझ रहे हैं। या तो आप मेरे साथ कॉफी पीजिए, कभी चाय पीजिए। मैं ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, लेकिन स्टिल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ताकि आप कभी इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन में ना फंसे। नहीं तो आप मजाक के पास। शैलेश सिंह कभी दिल्ली जाइए और शर्मा जी से मिलिए भाई, कॉफी चाय पी लीजिए। राजनीति में एक दूसरे से विचारों का एक्सचेंज जरूर करना चाहिए। शैलेश सिंह कि मैं सवाल सुन नहीं पाया। मैंने कहा कि शर्मा जी से कभी जाइए, दिल्ली मिलिए, चाय कॉफी पीजिए, वो करें कुछ समझ लीजिए, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स हमको भी आती। शैलेश सिंह पता नहीं कौन से इकोनॉमिक्स स्कूल से पढ़े हुए हैं। स्पष्ट बता रहा हूँ, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इनका जवाब दे दूं एक अच्छे तरीके नहीं, से। मैं आ रहा हूँ आलोक जी, मैं आ रहा हूँ। जवाब तो मुझे लेना है, चूंकि सवाल उठाए। भाषा बोलूंगा, अर्थशास्त्र की टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, एक शब्द इमोशनल नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ आलोक जी, मैं आ रहा हूँ। एक छोटा आलोक जी, मैं आ रहा हूँ, मैं माफी के साथ मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक शैलेश सिंह छोटी सी टिप्पणी कि वो करें कि भाई आप लोग कहां से क्या करते रहते हो, कौन से आंकड़े देते हो? कि जब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिरावट आई है, उसी को कहते हैं कि भाई सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट। आप मान भी रहे हैं कि जीडीपी में गिरावट आई है, बढ़ती जीडीपी में, फिर हमारा विकास कहां से हो रहा है, ये समझाने का प्रयास अभी तक नहीं कर पाए शर्मा जी। ठीक है आलोक जी आइए, चूंकि वक्त बहुत कम है और कम शब्दों में करेंगे तो मेहरबानी होगी जी। नहीं, कम शब्दों में तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया कि कौन सा अर्थशास्त्र है, तो मैं इनको अब अर्थशास्त्र समझाता हूँ। एक अर्थशास्त्र ये होता है कि जैसे इन्होंने ये कहा कि आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, इससे किसने इनकार किया। लेकिन पहला सवाल, दुनिया में कौन सा देश आंतरिक खपत के आधार पर आगे बढ़ा है, कृपया बता दें। 193 देशों में से कौन सा देश बढ़ा है? फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे बढ़ा है। ये नोट कर लें, अगली डिबेट में मैं फिर बैठूंगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप आईएमएफ की धज्जियां उड़ा देंगे। एक हमारे यहाँ एमएसएमई एक मिनिस्ट्री भी है, अगर आपको सबको मालूम है, लघु मझोला हमारे एक मंत्रालय भी है। उस मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में लिखा है, मंत्रालय की रिपोर्ट है, अभी भी गूगल कर ले, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एमएसएमई मिनिस्ट्री खोलें और चेक करना चालू करें गूगल में, जब तक मैं जवाब दे रहा हूं। इन 2016 में 6.25 करोड़ यूनिट्स थी 2016 में, और 2023 में ये घट के हो गई हैं 3.25 करोड़। और ये कौन कह रहा है? आईएमएफ नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक नहीं कह रहा, राहुल गांधी नहीं कह रहा, ये कह रहा है एमएसएमई मिनिस्ट्री। और एमएसएमई मिनिस्ट्री है, ये भारत सरकार की है मिनिस्ट्री। दूसरा, एक उद्यम पोर्टल किसका है? भारत सरकार का है। अगर भारत सरकार के, अगर मैं उसमें भी आंकड़े कर दूं, मैं एक नए आंकड़े दे देता हूं। 12 दिसंबर तक के 2023 में 12 दिसंबर तक के आंकड़े हैं, 12,790 इकाइयां बंद हो गई हैं। उद्यम पोर्टल चेक करें फटाफट, एक दो आदमियों को और लगाइए, चेक करिए। 12 दिसंबर तक 12,790 बंद हो गई हैं। ये छोटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब एमएसएमई का योगदान क्या है? अब योगदान भी आंकड़े में आप ले लीजिए। योगदान इसका जीडीपी में है 29%। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है इकोनॉमिक, जो आपका सर्वे पेश होता है, भारत सरकार का पेश होता है, और संसद के अंदर पेश होता है जी। नहीं, उसमें जीडीपी का इसका योगदान है 29%। आप इकोनॉमिक सर्वे की धज्जियां उड़ा दीजिए अगर उसने गलत पेश किया है तो। केवल आईएमएफ को बोलने से कुछ नहीं होता। इसका मैन्युफैक्चरिंग में योगदान कितना है? 36%। आलोक जी, मैं माफी के साथ मैं आपको कहूंगा कि बहुत जल्दी कंप्लीट करें, मेरे पास मुश्किल से 20 सेकंड है, प्लीज। कोई भी देश आपने ट्रेड डेफिसिट को लेकर कहा है, ट्रेड डेफिसिट के बारे में मुझे लगता है कि जानकारी इनको सही नहीं है। बिना एक्सपोर्ट बढ़ाए कहीं नहीं हो सकता। और दूसरी बात, एफडीआई, आप कह रहे हैं कि हमने इतना कर्ज ले लिया, ठीक है ले लिया, आपने इंफ्रा में लगा दिया, चले मैंने मान लिया, लेकिन आपने क्या किया? अगर आपने कर्ज लेकर देश का माहौल अगर अच्छा किया है, तो ये एक ताजा रिपोर्ट है। ताजा रिपोर्ट में आपको बता देता हूं, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट आप पिछले 5 साल में पूरा नहीं कर पाए हैं। एक मिनट और लूंगा। 2023-24 में 51,000 करोड़ का लक्ष्य था, आप 9,974 करोड़ हासिल कर पाए। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं।
और दूसरी बात जी कंप्लीट करिए प्लीज, प्लीज मेरे पास वक्त नहीं, प्लीज प्लीज। आप कभी भी 5 साल में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं कर पाए, जबकि आपके उद्योगपति मित्रों की संख्या अच्छी है और आपके हिसाब से जीडीपी बहुत अच्छी जा रही है। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। खेमचंद शर्मा जी आपका धन्यवाद, शैलेश सिंह आपका धन्यवाद, अवधेश भार्गव जी और रोहित अवस्थी जी आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। देश की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक देश की आर्थिक सेहत ठीक है, जैसा कि भी आर्थिक विशेषज्ञ और बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि लगातार निरंतर प्रयास, हमें जो प्रोजेक्ट हैं वो समय पर पूरे हों, बहुत सारे काम हों, जो कि जिस दिशा में सरकार प्रयास भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हल्ला मचाता है, कम से कम विपक्ष को थोड़ा धैर्य के साथ में चीज़ों को देखना चाहिए और अपने देश की जो संस्था है उसकी रिपोर्ट को भी उतना ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी विदेशी रिपोर्ट्स को वो तवज्जो देकर अपना रिएक्शन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।